नमस्कार। मैं आपके साथ इससे पूर्व के व्याख्यान में चर्चा कर रही थी संधि, हिंदी भाषा शिक्षण, और हिंदी भाषा शिक्षण में भी हम विचार विमर्श कर रहे थे कि संधि क्या है, संधि के प्रकार क्या है, उनसे विकार और परिवर्तन कैसे होता है। और उसमें हमने विस्तृत चर्चा करी कि जो दो प्रकार की मुख्य संधि है हिंदी भाषा शिक्षण में, स्वर संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि क्या है उस पर चर्चा करी। स्वर संधि के जो हिंदी भाषा में जो प्रयोग में लाई जाते हैं, व्यवहार में होते हैं, 5 जो संधियां हैं, जिनमें हमने गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, इन पे हमने विस्तृत चर्चा करी। 5 संधियों पे हमने अयादि संधि पे बात करी, हमने यण संधि पे बात करी, वृद्धि संधि पे बात करी, गुण संधि पे बात करी और साथ ही दीर्घ संधि पे बात करी। तो हमने इससे पूर्व के जो व्याख्यान है उसमें हमने संधि क्या है और संधि में स्वर संधि क्या है और स्वर संधि के भेद कितने हैं, इस पे विस्तृत चर्चा करी। और अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि व्यंजन संधि क्या है और उसके प्रकार कौन कौन से। व्यंजन, हम पूर्व के व्याख्यान में बात कर रहे थे कि स्वर कौन से हैं, जहां स्वरों में परिवर्तन होता है, जहां स्वरों के आपस में मेल से विकार और परिवर्तन उत्पन्न होता है, वो स्वर संधि। और व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन के साथ व्यंजन और स्वर के मेल से व्यंजनों में आए परिवर्तन और विकार को व्यंजन संधि करते हैं। पुनः दोहरा देती हूं, व्यंजन के साथ व्यंजन, जैसे कै वर्ग है, च वर्ग है, टे वर्ग है, पै वर्ग है, ये सारे जितने भी हमारे वर्ग है, इन वर्गों में व्यंजन के साथ व्यंजन और स्वर के मेल से व्यंजनों में आए परिवर्तन और विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। संस्कृत भाषा में इन संधियों को जशत्व, शुचित्व, सृष्टत्व नाम है। हिंदी भाषा में ये नाम अधिक प्रचलन में नहीं है। श्रुतत्व संधि, श्रेष्ठत्व संधि और जशत्व संधि, ये संस्कृत में इनके मुख्य नाम है। स्वर संधि में 2 स्वरों के मेल से एक नया स्वर बनता है। इसके विपरीत व्यंजन संधि में एक अथवा दोनों व्यंजनों के स्थान पर किसी अन्य व्यंजन का आर्वी भाव होता है। आर्वी भाव मतलब जब कोई दूसरा आपका व्यंजन आ जाता है तो वहां पे वो व्यंजन संधि हो जाती है। स्वर में दोनों स्वर होते हैं, यानी जो पहला आपका वर्ण है उसका अंतिम शब्द और जो दूसरा आपका वर्ण है उसका प्रथम जो वर्ण है, दोनों स्वर होने चाहिए। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है, एक अथवा दोनों व्यंजनों के स्थान पर किसी अन्य व्यंजन का आर्विभाव होता है, तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। यहाँ व्यंजन संधि वो कहलाती है। अब हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि की जब हम बात कर रहे हैं तो व्यंजन संधि में उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाहूंगी। दिक् प्लस गज, दिग्गज। कै जो है आपका, वहां स्वर नहीं उसमें शामिल हुआ है, तो दिग्गज, ए वो मिलके दिग्गज हो गया। वाक प्लस ईस, वागीश। कै के स्थान पर गे और साथ में ई की मात्रा लगने से गी हो गया, वागीश हो गया। इस प्रकार से वाक प्लस ईस संधि होकर के वागीश बन गया। ये हमारी जो आपकी हम व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण मैंने आपको दिया है। अब हम इसमें भी प्रकारों में सबसे पहले चर्चा करेंगे श्रुचित्व संधि पर। इस संधि के नियमानुसार से कौन सा से? सरोते वाला से, जो हम प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते थे। इस संधि के नियम अनुसार से तथा तय वर्ग, तय वर्ग क्या होता है? तय, थे, दे, ध। यानी इस संधि के नियम अनुसार, कौन सी संधि? श्रुचित्व संधि के नियम अनुसार से तथा तय वर्ग और श, श कौन सा? शंकर वाला श। श कौन सा श? शलगम वाला श। श एवं च वर्ग, च, छ, जय, झ के आमने सामने होने पर से के स्थान पर श
और तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। थोड़ा सा समय लगेगा आपको समझने में, लेकिन शुचित्व संधि बहुत सरल है। देखिए, से कौन सा? सरोते वाला से कौन सा? आपका से जो है वो से जो है, और उसके साथ में क्या है? तय वर्ग, तय थे दे ध। अगर इसके सामने श कौन सा? सलगम वाला या षटको आपका शलगम वाला या शंकर वाला श, और च वर्ग च छ ज के आमने सामने होने पर, आमने सामने कौन सा? अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण जो दोनों है, वो जब आमने सामने होते हैं तो से यानी सरोते वाले से की जगह श, शलगम वाला श आ जाएगा, और च वर्ग यानी च छ ज की जगह क्या आ जाएगा? तय वर्ग, तय थे दे की जगह क्या आ जाएगा? च छ ज आ जाएगा, और वो च वर्ग हो जाएगा। उदाहरण से आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। दुष प्लस चरित्र, दुष्चरित्र। निश प्लस चित, निश्चित। तो बहुत ही सरल है श्रुतित्व संधि। श, से और तय वर्ग के स्थान पर श और च वर्ग हो जाता है, तो ये हमारी श्रुतित्व संधि हो जाती है। दूसरी संधि की जब हम इसमें बात करेंगे तो वो है श्रुतत्व संधि। इस संधि के नियम अनुसार से, सरोते वाला से, एवं तय वर्ग तय थे दे ध, और श, षटकोण वाला श, एवं ट वर्ग तय ठे डे ढे के क्रमशः आमने सामने होने पर से के स्थान पर यानी सरोते वाले से के स्थान पर श, षटकोण वाला श, और तय वर्ग के स्थान पर यानी तैथे दे ध की जगह टैठे डे डे तय वर्ग हो जाता है, तो ये श्रुतत्व संधि हो जाती है। उदाहरण के लिए ईश प्लस तय, इष्ट, इष्ट हो गया। वहां तय था, यहाँ तय का क्या हो गया? तय हो गया। ऐसे ही रास प्लस त्रम, यहाँ क्या था? श था, और यहाँ पे दूसरी तरफ क्या था? त्रय था, तो वो राष्ट्र हो गया, यानी वहां पे भी वो तय आ गया यहाँ पे आपका। तो ये जो आपके हैं वो श्रुतत्व संधि में से, षटकोण वाले से, और तय वर्ग यानी तय थे दे के सामने यदि श, षटकोण वाला श और ट वर्ग आता है तो वो आपस में एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। अब तीसरी संधि की हम बात कर रहे हैं, और वो संधि हमारी है जसत्व संधि। इस संधि के नियम अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं व्यंजन संधि पे। संधि के जो हिंदी भाषा में दो मुख्य प्रकार हैं, पहला था स्वर संधि, जो पूर्व के व्याख्यान में हमने उसको विस्तृत चर्चा करी। अभी हम चर्चा कर रहे हैं व्यंजन संधि की, और व्यंजन संधि में हमने सबसे पहले बात करी श्रुतत्व संधि, उसके बाद में हमने बात करी श्रुतत्व, पहले हमने बात करी शचुत्व, और उसके बाद अब हम बात करते हैं जसत्व संधि की। इस संधि के नियम अनुसार किसी शब्द के अंत में अंत्यस्थ किन व्यंजनों को कहते हैं? य, रे, ले, व। इस संधि के नियम अनुसार किसी शब्द के अंत में अंत्यस्थ अर्थात य, रे, ले, व और नासिक के किसे कहते हैं? जो शब्द नाक से, नासिका से जिनका उद्गम ड, झ, न, न, मैं को छोड़कर कोई भी व्यंजन होने से और सामने वाले शब्द के आरंभ में कोई भी स्वर अथवा व्यंजन होने पर पहले वाले व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है। इसे एक बार और समझने की आवश्यकता है। जसत्व जो संधि है, इसका नियम है किसी शब्द के अंत में अंत्यस्थ है, यानी ये चार हमारे वर्ण हैं, ये, रे, ले, व, और नासिक के शब्द कौन से हो गए?
कै वर्ग का अंतिम, चै वर्ग का अंतिम, टै वर्ग का अंतिम, पै वर्ग का अंतिम, मैं, ये जो पांचों नासिक के आपके हैं को छोड़ करके कोई भी व्यंजन होने से, अर्थात ये नहीं होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी व्यंजन होने और सामने वाले शब्द के आरंभ में कोई भी स्वर, यानी कोई भी व्यंजन हो सकता है और कोई भी स्वर हो सकता है, कि कहाँ, दूसरे सामने वाले शब्द के जो दो शब्द है उनके बीच में होने पर पहले वाले व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाएगा। हम वर्ग की पहले ही बात कर चुके हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, तै वर्ग, टै वर्ग, पै वर्ग, हम सब पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये जो वर्ग का तीसरा आ जाएगा, पहले के स्थान पर क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए जगत प्लस ईश, तय, अब यहाँ क्या आया है, पहला तय आया है, तो जो तीसरा जो हमारा शब्द है वो क्या हो गया, जगदीश, तय थे दय, तय था ना, तय की जगह क्या आ गया, ज आ गया, जगत प्लस, यानी पहले की जगह तीसरा आ गया। अगर मान लीजिए तय होता, कै होता तो कै खे गै, कै की जगह ग आ जाता, चय होता तो चय छे जय, चय की जगह जय आ जाता। यहाँ क्या है, तय है, तो तय की जगह तीसरा शब्द क्या हुआ, तय थे दय, उसी वर्ग का तीसरा आ जाता है। इसीलिए जगत प्लस ईश जगदीश, और दिक प्लस अंबर, यानी दिक प्लस अंबर कै है, अब दिगंबर हो गया, मैंने अभी आपको उदाहरण में बताया। तो ऐसे ही कै खे गै, कै की जगह क्या हो गया, गै हो गया, और ये दिक प्लस अंबर का दिगंबर हो गया। और इस प्रकार से ये जसत्व संधि आपका ये हो गया। अब हम जब संधियों की बात करते हैं तो एक बार हमें पुनः इसको, जो हमारे ये संधि है, इनको हमें एक बार और पुनरावृत्ति के उसमें हमें एक बार इसको पुनः एक बार इसकी आवृत्ति करने की है, ताकि इस व्याख्यान में, इस चर्चा में यदि कोई भी चीज आप आत्मसात, क्योंकि व्याकरण है, और देखिए व्याकरण क्या है, व्याकरण जो है वो भाषा जो है वो व्याकरण से ही हुई है। जिसे व्याकरण जिसने आत्मसात कर ली, वो कभी भी भाषा के लेखन में या उच्चारण में कभी भी वो मात नहीं खाएगा, कभी भी उसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हिंदी भाषा में मुख्य रूप से है क्या, हिंदी भाषा में हमारी चाहे स्वर है, चाहे हमारे व्यंजन है, जब तक शिक्षक को या विद्यार्थी को, किसी को भी, हर व्यक्ति, हर मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी वो विद्यार्थी रहा है, तो विद्यार्थी और जो पढ़ाने वाला है, शिक्षक है, उस भाषा का विशेषज्ञ है, उसे जब तक ये पता नहीं होगा कि कैसे कौन सा जो स्वर है और कौन सा जो व्यंजन है या वर्ण जो हमारा है, उसका उद्गम स्थान क्या है, उद्गम स्थान कहाँ है, जब हम वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, जब हम बोलते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण जब हम करते हैं, तो उच्चारण में हमारे जो स्वर और व्यंजन है, वर्णमाला जो है, वो हमें हमारे मुख से निकलती है। अब मुख से क्या होती है, कै वर्ग है, चै वर्ग है, तय वर्ग है, टै वर्ग है, पै वर्ग है, फिर उसके बाद में हमारा अंतःस्थ है, फिर हमारे नासिक के शब्द है, ये सारे, और हमारे सारे स्वर है जिसमें मूल शब्द स्वर भी है, ये सारे हमारे मुख में। अब मुख में हमारी कौन से आ गई, हमारी इंद्रिया आ गई, जिसमें हमारा मुंह में क्या है, हमारे दंत है, दांत है, हमारी जो है नासिका है, नाक है, उसके बाद में हमारे ओष्ठ है, होठ है हमारे, उसके बाद में हमारी जिह्वा है, जीभ है हमारी, फिर हमारा तालू है, हमारी तालू है, और फिर हमारा गले का जो कंठ है वहां से है। तो जैसे हम कै वर्ग की बात करते हैं, तो कै वर्ग में क्या होता है, कै वर्ग जब हम बात करते हैं, कै खे गै घै, तो अब आप देखिए, आप उच्चारण करके अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कंठ से कै, आपने बोला कै,
ख, ग, घ बोला आपने। आपका ना तो आपकी जिह्वा का प्रयोग हुआ, ना आपके दांतों का प्रयोग हुआ, ना आपके होठों का प्रयोग हुआ। लेकिन अब आप देखिए, च वर्ग बोल के देखिए, च, छ, ज, झ आपने बोला, तो आपके जो दांत है, च, च दांतों से आपके दांतों से टकराए हैं, तो ये दंत से आपके मुख्य भाग आपका दंत है। फिर आपने बोला पै वर्ग बोला, पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मै। अब पै बोला तो आपके होठ एक दूसरे के साथ में टकरा रहे हैं। ऐसे ही आपने यदि तय वर्ग आपने बोल लिया, तै थे दै धन है, तै थे दै धन है। अब आप तै थे दै धन है बोलेंगे तो आपका तय तय आपकी जिह्वा और ये आपस में तालु आपके टकराएंगे। तो ये ए आपने बोला, आपके कंठ से वो स्वर बाहर निकला। तो ये जो हमारी हिंदी भाषा है, ये एक तरह से हिंदी भाषा में व्याकरण जो है वो क्या है, वो विज्ञान है। व्याकरण विज्ञान है, वो मैथमेटिक्स है, गणित है। जैसे गणित में 2 और 2 4 होते हैं, ऐसे ही हिंदी भाषा व्याकरण के भी अपने कुछ निर्धारित नियम है, कुछ सिद्धांत है, और उन सिद्धांतों के साथ ही वो चीज आगे बढ़ती है। जैसे हमने संधि की बात करी, तो संधि में स्वर संधि जो है उसके नियम अलग है, व्यंजन संधि है उसके नियम अलग है। तो ये जो नियमों के आधार पर, जब नियम के आधार पर विभिन्न जो हमारे स्वर हैं और विभिन्न व्यंजन जो हैं, जब वो एक दूसरे के साथ मेल करते हैं, प्रथम और अंतिम जब मेल करते हैं और मेल से उनका स्वरूप परिवर्तन हो जाता है, उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है। वो परिवर्तन ऐसे नहीं है कि अपने आप ही हो जाता है, उस परिवर्तन के लिए व्याकरण के अपने कुछ, पाणिनि व्याकरण है हमारी, दूसरी हमारी इतनी व्याकरण है, उन व्याकरणों के अपने कुछ नियम है और उन नियमों के आधार पर वो होती है। तो जो आज की हमने संधि की बात करी, संधि का मतलब आप अपने मन मस्तिष्क में ये चीज विराजमान कर लीजिए कि संधि का मतलब होता है मिल जाना, एकाकार हो जाना, दो का मिलकर के एक हो जाना, ये होता है संधि। अब भाषा में जो संधि है वो हमने चर्चा करी है कि हमारे जो पूरे वर्ण हैं वो 2 भागों में है हमारी वर्णमाला, स्वर में और व्यंजन में। स्वर के बिना व्यंजन अधूरा है, व्यंजन के बिना स्वर अधूरा है। जब हम प्राथमिक संस्कृत में जब भी हम देखते हैं, तो संस्कृत में हम देखते हैं कि जैसे कै, अब कै जो है हम देखते हैं कै लिखा हुआ है, देखने को हम विद्यार्थियों को अगर नियम नहीं बताएंगे तो उसके लिए कै, खे, गे, घे हो गया। लेकिन वो कै पूर्ण कब है, वो कै का जो मूल स्वरूप है, उस कै के मूल स्वरूप में उसके नीचे हलंत लगा हुआ है। हलंत होता है छोटी सी एक लाइन लगी हुई, उसको भाषा और व्याकरण में उसे हम हलंत कहते हैं, यानी वो अधूरा है। किसके बिना अधूरा है? स्वर के बिना। वो जो हमारा व्यंजन है कै, हमारा जो व्यंजन है सारे जितने भी, वो किसके बिना अधूरे हैं? वो स्वर के बिना अधूरे हैं, क्योंकि स्वर के बिना तो कुछ भी पूर्ण नहीं होगा। तो कै मूल रूप से जो होता है वो कै, खे या हमारे जितने भी व्यंजन हैं वो सब हलंत, जिसे हम बोल चाल की भाषा में समझते हैं आधा, अधूरा। आधे का मतलब क्या हुआ? अधूरा हुआ। पूर्ण कब होगा? जब उसके साथ स्वर जुड़ेगा। जैसे कै है, कै के साथ हमने ए स्वर को लगाया तो वो कै हुआ। कै के साथ यदि हमने आ स्वर का मेल किया तो वो का हो गया। जो हम बारखड़ी जिसको बचपन में कहते थे, या हम सबने पढ़ी है सुनी है बारखड़ी, कै, का, की, कू, के, कई, को सब। तो कै के साथ ए आया तब वो पूर्ण हुआ, कै के साथ आहू आया तब वो का हुआ, कै के साथ ई आया तो की छोटी, जिसे हम हास्य कहते हैं, छोटी ई की मात्रा, उसके बाद की बड़ी की मात्रा, कु छोटी यू की मात्रा, कु बड़े यू की मात्रा, के आई हो गया।
उसके बाद में कई, कई में बड़ी आई आ गई, फिर को ओ आ गया, उसके बाद में आपका कऊ औ उसके साथ जुड़ गया, उसके बाद में यदि आपका क्री तो री जुड़ गया। तो वो तब तक अधूरे हैं, हमारे जो व्यंजन हैं तब तक अधूरे हैं जब तक उनके साथ स्वर नहीं जुड़ जाते। तो आप सभी को सबसे पहले भाषा में व्याकरण को भली प्रकार, और बहुत ही सरल है, क्योंकि एक बार यदि आपने इसको आत्मसात कर दिया तो आप कभी विस्मृत नहीं होंगे। और देखिए, भाषा में जो अशुद्धि है, चाहे वो लेखन की अशुद्धि हो और चाहे वो वाचन की अशुद्धि हो, चाहे आप लिखते हैं या बोलते हैं, दोनों में ही जो आपकी अशुद्धि है वो बिल्कुल भाषा में अशुद्धि। मेरे जो गुरु थे प्रोफेसर स्वर्गीय प्रोफेसर चंद्रहास शर्मा, वो एक बड़ी सुंदर बात कहते थे। वो हमेशा ये कहते थे कि भाषा में चाहे लेखन है और चाहे वाचन है, चाहे आप बोल रहे हो चाहे लिख रहे हो, यदि भाषा में आपकी अशुद्धि आ गई तो बिल्कुल वैसा ही सामने वाले को प्रतीत होता है जैसा भोजन में या दाल चावल में कंकर आ जाता है। यानी वो सारी आपकी गरिमा, सारा आपका ज्ञान, सारी चीजों को वो कर देता है। वो फिर वो मतलब मजा नहीं आता, उसमें बड़ा लगता है कि नहीं यार ये नहीं है। तो भाषा में आप यदि चाहते हैं कि आपका लेखन शुद्ध हो और आपका उच्चारण भी शुद्ध हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले हिंदी भाषा व्याकरण के नियमों को आत्मसात करना होगा, उनको पढ़ना होगा और उनका थोड़ा सा अभ्यास करना होगा। और इस अभ्यास की श्रृंखला में आज हमने हिंदी भाषा शिक्षण में शब्द सृजन यानी कोई चीज हमारे पास में है, सृजन। देखिए, चावल होते हैं ना, सृजन का मतलब एक वस्तु आपके पास है या दो वस्तु आपके पास है, आपने दो चीजों को मिला करके और तीसरी नई चीज का निर्माण कर लिया, चौथी नई चीज का निर्माण कर लिया, पांचवी नई चीज का। आपके पास क्या है? स्वर भी है और व्यंजन भी है, आपके पास वर्ण वाला है। आप स्वर से स्वर का मेल करके जब कोई नया शब्द बना लेते हैं, शब्द सृजन की मैं बात कर रही हूँ, स्वर से स्वर का मेल करके जब नया शब्द बना लेते हैं तो वो आपकी स्वर संधि हो जाती है, नया सृजन कर लेते हैं आपने। और ऐसे ही आपने स्वर के साथ व्यंजन को मिला के कोई नए शब्द का निर्माण कर लिया, व्यंजन के साथ व्यंजन को मिला करके किसी नए शब्द का निर्माण कर लिया, तो वो आपका जो सृजन हो जाता है, उसका मतलब है कि आपका सृजन हो गया। तो इस सृजन में जो आपका है वो सृजन आपका कहलाता है। तो आज हमने इसमें विस्तृत जो चर्चा है, इसमें हमने संधि पे बात करी, संधि क्या होती है, संधि के कितने प्रकार हैं, और संधि के जो दोनों प्रकार हैं उनमें हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि पे चर्चा करी। स्वर संधि के मुख्य हिंदी भाषा में 5 प्रकार है, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि है। और उसके बाद में हमने जो चर्चा करी वो हमने चर्चा करी कि हमारी व्यंजन संधि जो है वो व्यंजन संधि क्या है। और व्यंजन संधि की जब हम चर्चा कर रहे थे तो व्यंजन संधि में हमने सबसे पहले बात करी श्रुचुत्व संधि, सृष्टुत्व संधि और जसत्व संधि। ये इस प्रकार से व्यंजन व्यवहार में उपयोग में हिंदी भाषा में स्वर संधि में 5 प्रकार हैं और व्यंजन संधि में 3 प्रकार हैं। तो आपको ये देखना है कि शब्द का यदि सृजन करना है तो वो संधि के माध्यम से होगा, और संधि के माध्यम से जब सृजन होता है तो वो फिर एक शब्द का नए का सृजन होता है। भाषा में जो प्राथमिक कक्षाओं में हमें जो ये नियम और ये पढ़ाए जाते हैं, ये जब हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और उच्च कक्षाओं में जब हम अध्ययन करते हैं
तो वो शब्दों का मेल जो है, यानी भाषा में हमारे जो शब्द हैं वो एक ऊपर एक उच्च कोटि के, देखिए शब्दों का भी श्रोता जो है, भाषा क्या है? भाषा मुख्य प्रकार से विचारों का विनिमय है। भाषा क्या है? भाषा भावों का, विचारों का आदान प्रदान है। अब वो आदान प्रदान मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। विचारों की अभिव्यक्ति है, विचारों का आदान प्रदान है, विचारों का विनिमय है। अब उस विचार विनिमय में जितना जो व्यक्ति भाषा में अधिक से अधिक व्याकरण के नियमों को समझ करके और शब्दों का नया सृजन करेगा, उसकी रचना, उसका उद्बोधन या उसके विषय को उतने ही ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, क्योंकि हमारा शब्द भंडार है वो कब श्रेष्ठ होता है, वो कब धनाढ्य होता है? जब हम अधिक से अधिक अध्ययन और अध्यापन करते हैं। और केवल अध्ययन और अध्यापन से शब्दों का जो है वो भंडार कर लेना वो नहीं है। आपने जो नए शब्द का सृजन किया, आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, आपके बोलचाल में, आपके पठन पाठन में, आपके विचारों में, आपके लेखन में यदि नया शब्द आ रहा है तो उस नए शब्द के जो बना है, उसका निर्माण हुआ है, उस निर्माण का मूल आधार क्या है? मैं एक सामान्य उसमें आपको समझा देती हूँ कि जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, हमारे पास चावल है। अब चावल भी बनते हैं, चावल से चावल भी बनते हैं, चावल से खिचड़ी भी बनती है, चावल से इडली भी बनती है, चावल के बहुत सारे व्यंजन भी बनते हैं, चावल की लोग रोटी भी बनाते हैं और बहुत सारा चावल का प्रयोग किया जाता है। पापड़ भी बनते हैं, चावल के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। तो ऐसे ही वो क्या हो गया? वो एक नया आविष्कार सृजन हो गया। ऐसे ही हिंदी भाषा शिक्षण में संधि के माध्यम से स्वर का स्वर के साथ मेल, व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल और स्वर का व्यंजन के साथ मेल करके जो नए शब्द का सृजन होता है वो संधि कहते हैं। और इसी के साथ में आज ये जो संधि के मैंने आपको 2 प्रकार बताए हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि, इस अपेक्षा के साथ, इस उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि आपने निश्चित रूप से संधि के जो ये 2 प्रकार हैं और इनके जो 5 और 3 प्रकार है, इनको भली भांति समझा होगा। और जीवन में अब आप जो हिंदी भाषा में उद्गम स्थान और संधि का प्रयोग और संधि की महत्ता और नए शब्दों का विकार और परिवर्तन है, इसके महत्व को समझ पाएंगे और आगे भी अपने विद्यार्थियों को और जीवन में इसका प्रयोग कर पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।